दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा 2 सितंबर को कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। और आपके जो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है त्रैमासिक परीक्षा में, वो पूरे त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन बैंक है उससे आ रहे हैं। इसी उद्देश्य से मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन बैंक की तैयारी कराते जा रहा हूँ। तो ये दोस्तों आपका पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 3 वाला वीडियो है। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने दोस्तों आपके सभी अध्याय के वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा दिए हैं। पहली पुस्तक से 3 अध्याय आने हैं, दूसरी पुस्तक से आपके 4 अध्याय आने हैं। ओके, तो इनके वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए। तो पार्ट 1 पार्ट 2 वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो आपके जो 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ आएंगे वो आपके एकदम 32 नंबर यानी फिक्स हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर अब बताने वाला हूं। तो ये आपका पार्ट 3 है। इस वीडियो में दोस्तों हम अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 पहली पुस्तक के 3 अध्याय आने हैं। तीनों अध्याय के दोस्तों मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए मैं बता रहा हूं, सॉल्यूशन भी बता रहा हूं, बस थोड़ा सा हुआ है। तो वीडियो को देखकर ध्यान से देखते जाइएगा और क्या समझते कर तैयार करते जाइएगा। ओके, इतना काम करते जाते हैं तो आसानी से दोस्तों आप क्या है फुल स्कोर करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। देख लेते हैं पहला अध्याय हमारा 2 ध्रुवीयता का अंत, इसके क्वेश्चन आंसर। तो इसके क्वेश्चन आंसर ये आ जाते हैं हमारे। सबसे पहले है हमारे लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है, इतिहास में शॉक थेरेपी को सबसे बड़ी गराज सेल क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। देख लेते हैं आंसर आपका क्या रहने वाला है। पूरा प्रॉपर मैंने पूरा सॉल्यूशन तैयार किया है। ओके, ताकि दोस्तों आपको बिल्कुल आंसर शीट बिल्कुल बनी बनाई मिल जाए जैसे आपको एकदम लिखना है एग्जाम में। ओके, तो शॉक थेरेपी के बाद सोवियत संघ के उद्योगों का लगभग 90% हिस्सा बिक्री के लिए रखा गया। मतलब जो उद्योग थे, उद्योगों का दाम एकदम कम कर दिया गया। और क्या किया, जो उद्योगों को है बेचने की प्लानिंग बनाई। खरीदे किसने, उन्हीं के जो सरकार में लोग थे उन्हीं ने खरीद लिया। ओके, इन मूल्यवान उद्योगों को सही मूल्य नहीं मिला, औने पौने दाम में बेच दिया गया। इसी बिक्री को क्या इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोवियत संघ की महाशक्ति के रूप में उभरने के 2 कारण लिखिए। तो 2 कारण आपको बताना है। द्वितीय विश्व युद्ध में विजय, उभरने के कारण क्या, तो पहले क्या द्वितीय विश्व युद्ध विजय मिली। तो ये आपको बताया जा रहा है कि मित्र राष्ट्रों की जीत में योगदान दिया जिससे क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। दूसरा आपका पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट वाइज पॉइंट। पहला पॉइंट ये आपका दूसरा पॉइंट है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। सोवियत संघ में क्या है, केंद्रीकृत योजना और भारी उद्योगों के विकास के माध्यम से एक मजबूत समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ जिससे उसे आर्थिक और सैन्य शक्ति मिली। तो यही है कि सोवियत संघ की महाशक्ति के उभरने के 2 कारण। शॉक थेरेपी के 2 परिणाम बताइए। तो शॉक थेरेपी के 2 परिणाम आपके क्या हो जाते हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम, ओके, जैसे अभी मेरे पास आंसर था उसका लॉन्ग टाइम में दिया हुआ है। ओके, लेकिन आपको गया और इसको सॉर्ट आउट मैंने कर दिया क्योंकि कम समय है तो पढ़ने में दिक्कत ना हो। और हेडिंग वाइज जितने आंसर मिलेंगे आपको क्वेश्चन के आंसर हेडिंग वाइज हेडिंग मैंने आपको तैयार की है। हेडिंग से क्या फायदा होता है कि हेडिंग आप याद कर लेते हैं तो आप आराम से पेपर में कुछ ना कुछ तो आप लिख ही पाएंगे। थ्योरी में क्या है, कुछ ना कुछ भूल ही जाएंगे। ओके, तो आर्थिक संकट और सामाजिक असमानताएं वृद्धि हुई, पहला परिणाम। दूसरा, लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर होना। इतना याद रहे तो उसके बारे में अंदर पढ़ लेते तो आप जरूर लिख लेंगे। ओके, तो हेडिंग मैन आपको हर टॉपिक की याद करके रखना है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली के 3 खामियां कहें, दोष कहें, कमियां कहें, एक ही बात रहने वाली है। तो आपको 3 दोष या 3 खामियां बतानी है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। इसे ही पॉइंट वाइज पॉइंट आपको 3 बताना है। 3 मैंने यहाँ पॉइंट ऐसे कन्वर्ट कर दिया है कि ये पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट। पहला आपका अत्यधिक केंद्रीकरण और नौकरशाही। दूसरा, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का अभाव। तीसरा, आर्थिक ठहराव और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। ये है आपकी 3 खामियां दोष सोवियत प्रणाली के। तैयार कर लीजिएगा। ओके, मैन देखिए दोस्तों जब याद करें, ओके, हेडिंग प्रॉपर याद होना चाहिए। हेडिंग आप लिख देते, टीचर आपके मैन हेडिंग पढ़ेगा वो सही रहती तो हाई चांस आपको नंबर मिल जाए। ओके, तो अच्छे हेडिंग याद होने चाहिए और फिर 1-2 बार इनको पढ़ लीजिएगा। तो जब हेडिंग याद रहेगी तो आप उसके बारे में 2 लाइन आसानी से लिख पाएंगे, तो वहां से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्लादिमीर लेनिन कौन थे, सोवियत समाजवादी गणराज्य में इनका क्या योगदान था, लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ है। तो व्लादिमीर लेनिन आपके बारे में दिया हुआ है कि रूसी क्रांतिकारी, राजनीतिक और साम्यवादी विचारक थे। वह बोल्शेविक क्रांति के नेता और सोवियत संघ के संस्थापक थे। हो जाए तो व्लादिमीर लेनिन के बारे में। फिर आपको बताना है कि सोवियत समाजवादी गणराज्य में इनका क्या योगदान है। तो वो इनका योगदान दिया हुआ है। तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। बिल्कुल शॉर्ट आउट, वो काफी ज्यादा शॉर्ट आउट किया है। ओके, ताकि आपको क्या है कि पूरे नंबर ही मिल जाए और आपको कम शब्दों में अच्छा अब लिख भी सके। ओके, नेक्स्ट सैन्य संगठन के प्रमुख 3 उद्देश्य आपको बताने हैं। तो सैन्य संगठन बनते हैं, प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। तो पहला उद्देश्य है सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। ओके, तो पहला आपका हो जाता है। दूसरा है आपका शक्ति संतुलन बनाए रखना
और तीसरा उद्देश्य रहता है सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण। 3 पॉइंटों के अंतर्गत आपको 3 उद्देश्य बताने हैं सैन्य संगठन के। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, तैयार करना तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा कि बार बार आप यहाँ रिवीजन कर सके। ओके, कंप्लीट हुआ। तो अब हमारे आ जाते हैं दीर्घवृत्तीय, यानी 4 नंबर का प्रश्न भी आपका यहाँ से पूछा जाएगा। देख लेते, पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। सोवियत संघ के विघटन के कोई 4 कारण बताइए। तो देख लेते हैं, महत्वपूर्ण ये हमारा बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, और एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में भी आया था। ओके, तो देखिए, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्रम से 4 पॉइंट दिए हुए, तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम के लिए भी हो जाएगा कि हो सके आपकी एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में क्वेश्चन आ जाओगे, तो एकदम अच्छे से अभी से पढ़ लेना कि ओके, ऐसा तैयार करिएगा हर क्वेश्चन को जैसे आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आज याद किया कल भूल गए, इसमें नहीं। जो मेन वाले हैं उनमें तो आपको एकदम परफेक्ट याद करके रखिएगा, क्योंकि जो 1 टाइम वाले तो नहीं, 1 टाइम के हिसाब से, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं, बता ही देता हूँ मैं आपको, तो वो तो आपको हम पढ़ के रखना है। ओके, तो ये आपके दिए हुए तैयार आप कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। ओके, इसके आगे नेक्स्ट हमारा है, अगर दोस्तों जिससे आप पॉलिटिकल साइंस के सभी सब्जेक्ट के आपको सभी चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट अगर पढ़ना है, हिस्ट्री के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ओल्ड प्लेलिस्ट है, पिछले साल की 2025 की प्लेलिस्ट है, लेकिन उसमें क्वेश्चन आपको देखिए आपको वही रहते हैं, आपको पता है कंटेंट वही रहता है, तो जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या क्लास 12 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट होगी, तो देख लीजिएगा, वहाँ आपको सभी विषय के इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ाए हैं आपको। ओके, तो देख लीजिए जाकर, जब हो जाए एग्जाम के बाद तो आप आराम से चैप्टर कंप्लीट करते जाइएगा। ओके, और पूरा आपको फोकस एमपी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बताओगे। सोवियत प्रणाली की आपको विशेषता बतानी, 5 विशेषता देख लेते हैं। सोवियत प्रणाली की विशेषता भाई क्या क्या रहने वाली है। तो पहली तो हमारी विशेषता है सामाजिक अर्थव्यवस्था। सोवियत प्रणाली में सामाजिक वाद को महत्व दिया जाता है। ओके, तो सामाजिक अर्थव्यवस्था। दूसरा, एक दलीय शासन। सोवियत शासन में देखें, सोवियत प्रणाली में देखेंगे एक ही दल का पूरा यहाँ शासन रहता है, मैन रहता है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहता है। ओके, फिर ऐसे भारी उद्योगों पर क्या यहाँ जोर दिया गया। फिर न्यूनतम जीवन स्तर को सुनिश्चित करना, ये आपका दिया हुआ है। मैं याद करें विशेषता में हेडिंग बिल्कुल परफेक्ट यानी याद होनी चाहिए। ओके, फिर तो उसके अंदर के बारे में मुझे आशा कि थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ते होंगे तो आपसे उसके अंदर आराम से लिख पाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। 5वीं दोस्तों इसकी विशेषता है आपके नियोजित अर्थव्यवस्था और पंचवर्षीय योजनाएं। ये दोस्तों हमारी हो जाती है। सोवियत प्रणाली की 5 विशेषताएं पूछी थी, 5 मैंने आपको देखिए बता दी, आपकी 4 हो जाती है, 5 हो जाती है। ओके, ये आपको पढ़ लेना है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा शॉक थेरेपी क्या थी। क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था। इसे और देख लेते हैं। हमारा पहले तो पूछे शॉक थेरेपी के बारे में बताइए, तो शॉक थेरेपी के बारे में आपका ये दिया हुआ। अब लॉन्ग टाइप है 4 नंबर का, इसलिए लॉन्ग टाइप थोड़ा दिया हुआ है। फिर भी इसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट आउट किया है, आप देख सकते हैं सबको एक लाइन में मैंने हर टॉपिक को बता भी दिया है। तो ये आपका पहले शॉक थेरेपी के बारे में बताया 3 लाइन में। अब पूछा जा रहा है क्या यह साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था, यह से पूछा जा रहा, तो हमने बता नहीं, शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका नहीं था, क्योंकि कई इसके नकारात्मक परिणाम आए। क्या क्या परिणाम आए नकारात्मक परिणाम कि आर्थिक असमानता वृद्धि हो गई, पुराने उद्योगों का पतन हो गया, सामाजिक सुरक्षा का अभाव हो गया, माफिया और भ्रष्टाचार का उदय हुआ। ओके, तो इसलिए क्या है इसमें आपका है कि जो साम्यवाद पूंजीवाद की तरफ से संक्रमण की तरफ बेहतर तरीका नहीं था। आगे देख लेते हैं। जैसे मिखाइल गोर्बाचेव के प्रमुख आर्थिक सुधार क्या थे, समझाइए। देख लेते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव की प्रमुख आर्थिक सुधार क्या थे, ये पूछा जा रहा है। तो ये हमारे दिए क्रम से 5 पॉइंट यहाँ मैंने दे दिए है। ओके, तैयार आपको कर लेना है। ये क्रम से पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। ओके, तो ये आपके थे मिखाइल गोर्बाचेव के प्रमुख सुधार। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेरेस्ट्रोइका और ग्लानोस्टिका जो आर्थिक सुधारों को हमें क्या समझाना है, तो इन्हें देख लेते हैं। पेरेस्ट्रोइका और ग्लानोस्टिका के आपका दिया हुआ आर्थिक सुधार क्रम से। ओके, ये आपका दिया हुआ है, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताया जा रहा है। पहले आपका दिया हुआ पेरेस्ट्रोइका के बारे में बता दिया गया है, फिर आपका ग्लानोस्टिका के बारे में पूरा यहाँ बता दिया गया है। पॉइंट वाइज पॉइंट टॉपिक को समझाया जा रहा है, कंप्लीट हो जाता है। थ्योरी से अच्छा रहता है पॉइंट में आप बातों को बताएं, इससे क्या है टीचर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है, आपकी बात समझने को आसानी होती है। ओके, जैसे अगर इसी को मैं बिल्कुल थ्योरी में लिख देता, इसको ना ही कोई जगह छोड़ता, ना ही कोई पॉइंट बनाता, तो फिर आपको खुद समझ में नहीं आता कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, कौन किसका है, सब मिक्स सा लगता है। ओके, तो जिससे लगता है कि ऐसे ही कुछ भी लिख दिया गया, इसलिए आपको क्या है इसका बिल्कुल स्पष्ट आपको लिखना चाहिए, ताकि टीचर को समझ में आए। टीचर को समझ में आता है आंसर, तुरंत आपको नंबर मिल जाते हैं। और अच्छे से लिखते हैं, बीच में दो गलत भी हो जाता तो भी टीचर इग्नोर कर देता है। ओके, ऐसे में जब थ्योरी लिखते हैं तो फिर छांट के गोले लगते हैं और फिर आपके नंबर कट जाते हैं। आगे देख लेते हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें।
इसका सॉल्यूशन हम दे दिया हुआ है, ये आपका ग्लानिस्टिक का एक पॉइंट दिया हुआ है। ओके, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी देश जैसे अमेरिका अर्थव्यवस्था से अलग कैसे, किन्हीं की तीन आपको विशेषताओं को वर्णन करना है। तो ये आपके क्रम से विशेषताएं दी हुई हैं। तीन विशेषता बतानी, तो स्वामित्व का स्वरूप, अमेरिकी पूंजीवाद और आपका आर्थिक नियोजन का और नियंत्रण और अमेरिकी पूंजीवाद। तो ये आपका दिया हुआ क्रम से पॉइंट वाइज पॉइंट टॉपिक को समझाया गया है, कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे ये अध्याय के जितने क्वेश्चन आंसर थे मैंने आपको कवर करा दिए। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं अध्याय 2 सत्ता के समकालीन केंद्र के क्वेश्चन आंसर। तो अध्याय 2 सत्ता के समकालीन केंद्र, इसे देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर वाले प्रश्न। मार्शल योजना क्या है, क्रम से दोस्तों देखेंगे, चलतेंगे फास्ट। ओके, मार्शल योजना क्या है? तो मार्शल योजना जिसे आधिकारिक तौर पर यूरोपियन पुनः प्राप्ति कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया एक अमेरिकी पहल था। इसका उद्देश्य युद्धग्रस्त यूरोपीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और साम्यवाद का प्रचार को रोकना था। ओके, ये देख लेते हैं आगे भारत व चीन युद्ध के 2 परिणाम लिखिए। तो ये आपका दिया है 2 परिणाम। कौन सा? पहला सीमा विवाद का गहराना, दूसरा है भारत की विदेश नीति पर प्रभाव। ये है उसके भारत चीन के युद्ध के परिणाम। तैयार कर लीजिए। इसको सिंपल शॉर्ट में दिया है 2 नंबर का, 2 नंबर के हिसाब से जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट किया मैंने। ओके, ताकि कम समय है, आपको तैयार तो करना है। देखिए जैसे मुझे है तो मुझे तो आपको आंसर बता देना है। अब मैं आपको इसका लॉन्ग भी बता देता हूँ तो फिर क्या। ओके, लेकिन मेरा क्या होना चाहिए कि आपको पढ़ना है। वास्तव में मुझे पता है कि आपको भी पढ़ना है। जब मैं भी पढ़ता था तो मैं सोचता यार इसका थोड़ा अच्छा समझ जाए, छोटा समझ जाए। उसी हिसाब से जैसा मैं सोचता हूँ, मुझे जो दिक्कत आती थी मैं चाहता हूँ कि आपको वो दिक्कत ना आए। ओके, इसलिए मैं बहुत पूरा आपको सोच समझ के आंसर आपको देता हूँ। अच्छे से तैयार कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। काफी ज्यादा मेहनत लगती है, एक एक लाइन को मैं सोच कर समझ कर आपको देता हूँ। ओके, ताकि आपको फुल स्कोर अच्छे से कर सकें और आप प्रॉपर तैयारी कर सकें। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्षेत्रीय संगठन को बनाने के क्या उद्देश्य थे? जब क्षेत्रीय संगठन बनाएंगे तो उसके उद्देश्य क्या थे? तो कि क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय संगठन क्यों बढ़ाए जाते हैं? उस एरिया के जो लोग हैं उनके हित के काम करना। ओके, तो क्षेत्रीय सहयोग है उनको बढ़ावा देना, शांति और सुरक्षा बनाए रखना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और साथ चुनौतियों का सामना करना। ओके, तो ये आपके दिए हुए हैं क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा ओपन डोर नीति क्या है? ओपन डोर नीति पूछी जा रही थी। ओपन डोर नीति के अमेरिकी विदेश नीति थी जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत चीन के संबंध में अपनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य चीन के साथ व्यापार में सभी देशों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना तथा एक शक्ति को चीन के एक अधिकार के स्थापित करने से रोकना था। नेक्स्ट है आपका डोकलाम प्रकरण क्या है? ये डोकलाम है। ओके, तो डोकलाम प्रकरण देख लेते हैं। तो ये आपका दिया डोकलाम प्रकरण जो कि 2017 में था। ओके, भारत चीन और भूटान के बीच डोकलाम प्रकरण क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी एक सैन्य गतिविरोध है। ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो डोकलाम प्रकरण पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आसियान शैली का, ये आसियान शैली बोर्ड एग्जाम में आया था। बोर्ड एग्जाम में कैसे आया था? आपका एक वाक्य में पूछा गया था आसियान शैली क्या है। ओके, बोर्ड एग्जाम में भी आया था, तो इसे भी पढ़ के रखना है आसियान शैली के बारे में। चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ आसियान शैली के बारे में, तो इसे आपको तैयार करना आसियान शैली के बारे में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुक्त व्यापार क्षेत्र। ओके, और इसकी क्या ऐसा समझाना है, तो इसे देख लेते हैं। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र का आपका क्या है, इसे समझाइए। तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक समझौता जिसके तहत सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार पर लगाए जाने वाले टैरिफ। अभी आपने टैरिफ सुना होगा, क्योंकि बहुत चला जो अमेरिका ने 50% तक टैरिफ भारत पर लगा दिया है और अन्य व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त कर दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना होता है। ओके, जैसे यूरोपीय संघ की क्या चीज उसे क्या है प्रभावशाली बनाती है, इसमें मतलब क्या विशेषताएं हैं जो उसे क्या है प्रभावी संगठन बनाती है। ये आपका दिया हुआ है। अब दोस्तों आपका यही क्वेश्चन है आपका, ये 3 नंबर में आता है लॉन्ग में। देखिए उसके हिसाब से मैंने पूरा आंसर तैयार किया है, तो मैं चाहता तो आपको ये आंसर मैं बता सकता। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है। ओके, ये 3 नंबर के हिसाब से, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने इसे थोड़ा सॉर्ट आउट कर दिया, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, ये मैंने थोड़ा क्या आपको सॉर्ट आउट करिए। पॉइंट आपके पॉइंट है 4 पॉइंटों में एक एक लाइन में देखिए बता दिया, जबकि मैंने आपको देखा आंसर से कहता बड़ा भी है। ओके, पर तो लेकिन फिर भी इसे मैंने सॉर्ट आउट आपको कर दिया क्योंकि 2 नंबर में पूछे जा रहे। ओके, जैसे आसियान समुदाय के 3 आपको स्तंभ पूछे जा रहे हैं, तो आसियान के 3 स्तंभ आपके कौन कौन से हैं? तो आसियान के 3 स्तंभ हैं आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो ये 3 आपके 3 स्तंभ। ओके, क्लियर है। तो ये हमारे 2 नंबर वाले कंप्लीट हो जाते हैं। फिर इससे आपका आएगा दोस्तों लॉन्ग का आएगा, यानी 4 नंबर वाला।
पहला है आसियान संगठन के प्रमुख 4 उद्देश्य लिखिए। तो देख लेते हैं 4 उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों क्षेत्रीय शांति को स्थिर बनाए रखना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, आपसी सहयोग को सहायता करना। तो ये आपके दिए हैं आसियान संगठन के 4 उद्देश्य। ओके, जिसको तैयार करना है आपको स्क्रीनशॉट फास्ट ही ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा भारत व चीन के बीच विवाद के मामलों को पहचान करें व बताएं कि बृहत्तर सहयोग के लिए इसे कैसे निपटाया जाएगा और 3 सुझाव भी देना है। पहले आपको मामला बताइए कौन कौन से हो गया भारत चीन के बीच, मामला का आपको कैसे निपटाया जाता है उसको भी आपको सुझाव देना है। क्रम से देखिए, पहले कैसे हम देख लेते विवाद क्या कौन कौन से है, मामला कौन कौन सा हमारा। तो देखिए भारत चीन के बीच पहला तो सीमा विवाद आपका रहता है। ओके भाई, तिब्बत मुद्दा रहता है बहुत ज्यादा, मोतियों की माला वाला आपका टॉपिक रहता है, रणनीति जो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन बढ़ते हुए नौसैनिक प्रभाव को लेकर भारत की चिंता कि चीन क्या है हिंद महासागर में धीरे धीरे अपना कब्जा करते जा रहा है। तो ये मुख्य विवाद है भारत और चीन के बीच है। अब इसको क्या है निपटने के लिए 3 सुझाव बताए गए हैं। तो किस प्रकार से ये 3 सुझाव दिए हैं, तो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है उसी प्रकार से आंसर भी यहाँ सेट किया गया है, तो ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं। तीसरा दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आसियान संघ में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आसियान संघ में भारत की क्या भूमिका है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो आसियान में संघ में भारत की भूमिका दी हुई है। फिर नेक्स्ट हमारा आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था है से किस प्रकार से अलग है। चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से कैसे अलग है, तो इसके पॉइंट वाइज पॉइंट बताया जा रहा है। पॉइंट से समझाया जा रहा है कि बाजार उन्मुख सुधार, ओके, फिर खुलापन और वैश्वीकरण और राज्य का नियंत्रण फिर भी महत्वपूर्ण है, ये आपका दिया हुआ है। और चीनी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूरोपियन यूनियन के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये आपके दिए हैं यूरोपियन यूनियन के कार्य कौन कौन से, एकल बाजार का संचालन, साझा नीति, यूरोप का प्रबंध, क्षेत्रीय विकास, क्रम से दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है भारत व चीन के युद्ध के 4 कारणों का विस्तार कीजिए। ओके, तो जब हमने अभी जस्ट देखा भारत चीन के में विवाद के कारण क्या है, सीमा विवाद रहता है, तिब्बत का मुद्दा रहता है। ओके, इसके साथ ही हमारा मोतियों की माला रणनीति वाला भी आपको मैंने आपको बताया, मैकमोहन रेखा की वैधता की बात होती है, सड़क निर्माण, सैन्य घुसपैठ, ये सब क्या है कारण है चीन और युद्ध के। ओके, चीन और भारत के युद्ध के तैयार कर लीजिएगा। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको अध्याय 2 के भी कंप्लीट करा दिए। अब दोस्तों हमारा आ जाता है अध्याय 3 समकालीन दक्षिण एशिया। इसके भी हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे 2 नंबर के इसमें क्वेश्चन आएंगे और फिर 4 नंबर वाले पूछे जाएंगे। क्रम से देखते हैं। पहला शिमला समझौता की 2 शर्तें लिखिए। भारत श्रीलंका के मतभेद की 2 कारण लिखिए। कश्मीर की सीमा किन देशों से लगती है। क्रम से दोस्तों हम सॉल्यूशन देखते चलते हैं। तो शिमला समझौता की 2 शर्तें, तो भारत श्रीलंका के मतभेद के कारण दिया है। मतभेद क्यों है, पहले तमिल मुद्दा रहता है और मछुआरों पर विवाद रहता है। ओके, तो ये आपके भारत श्रीलंका के मतभेद के कारण है। कश्मीर की सीमा किन देशों से लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन से लगती है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दक्षिण एशिया का से क्या है, कारगिल युद्ध कब हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ, बांग्लादेश का उदय कब हुआ और शिमला समझौता की 20 शर्तें आपको बतानी है। पहले आपसे पूछे दक्षिण एशिया से क्या है, तो दक्षिण एशिया से आशय बताया जा रहा है। कारगिल युद्ध कब हुआ, तो 1999 हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ, तो उसका परिणाम हुआ भारत की विजय हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल से क्षेत्र से खदेड़ दिया। बांग्लादेश का उदय कब हुआ, तो 1971 में हुआ था। और शिमला समझौता की आपको किन किन के बीच हुआ, शिमला समझौता हुआ था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थी जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। कंप्लीट होता है। ये शॉर्ट टाइप हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा लॉकडाउन में श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर आपको टिप्पणी बतानी है, तो ये आपके दिया हुआ है और बहुत शॉर्ट टाइप कर दिया है, शॉर्ट आउट कर दिया और उसमें सब बातें बताई गई। कैसे सब बातें, तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि ये श्रीलंका का जातीय संघर्ष क्यों शुरू हुआ, फिर तमिल अलगाववाद, फिर वहाँ गृह युद्ध हुआ और लास्ट में इसका समाधान के क्या प्रयास हुए। तो देखिए हर पॉइंट को यहाँ कवर कर दिया है, शॉर्ट आउट कर दिया है पूरा। ओके, नेक्स्ट भारत और आपके पाकिस्तान के विवाद के कारण बताने की क्यों विवाद होता है। देखो कश्मीर मुद्दा रहता है हमेशा, सीमा पार आतंकवाद, पाकिस्तान में से आतंकवाद फैलाता रहता है, जल विवाद भी है और इसके बाद सियाचिन और सर क्रीक के जो विवाद है हमारे, तो ये है भारत व पाकिस्तान के विवाद। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ताशकंद समझौता कब हुआ, इस समझौते के क्या प्रावधान है। तो ताशकंद समझौता यह बताया जा रहा है 10 जनवरी 1966 को हुआ था और प्रावधान आपको क्रम से यहाँ दिए हुए हैं। ओके, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये आपका तीसरा पॉइंट, ये आपके दिए हुए हैं प्रावधान। नेक्स्ट हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के प्रमुख कारण लिखिए। तो क्या क्या कारण है भारत और बांग्लादेश के तनाव के बीच कारण, क्रम से दिए थे सीमा विवाद, जल बंटवारा, अवैध प्रवास, आतंकवाद। ये 4 पॉइंटों के माध्यम से
तनाव के कारण बता दी, थोड़ा सॉर्ट आउट कर दिया। आप चाहें तो उसे थोड़ा, अब जैसे सी में बात है तो और थोड़ा डिटेल से आप बता सकते हैं, जल विवाद को और डिटेल से बता सकते हैं। पॉइंट देखिए आपके वही रहने वाले हैं, विवाद का कारण वही रहेगा, बस थोड़ा सा और आप विस्तार से लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने के वाले कारण लिखिए। मैंने ये जो आंसर तैयार किए हैं, तो जो मैंने ये सॉल्यूशन तैयार किया कि मुझे पता है कि अभी आपके पास एक ही दिन का समय है और एक दिन में आपको फिर इतना सब पढ़ना है। ओके, और मुझे चाहते, हर विद्यार्थी चाहता है फुल स्कोर करें, पढ़ना सब चाहते हैं, लेकिन अब ज्यादा कंटेंट हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा सॉर्ट आउट कर दी कि अभी मतलब आप पढ़ सके। ओके, हर चीजों को। नेक्स्ट है पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने के कारण। मैंने आपको हेडिंग आपको नहीं भूलना है, कारण आपको याद रहेंगे तो उसके बारे में आसानी से आप लिख पाएंगे। सैनिक का प्रभुत्व, राजनीतिक अस्थिरता रहती है, यानी कि सरकारें बदलती है, पहले आपका सैनिक दल हो जाता है पाकिस्तान में। ओके, या फिर आपका फिर लोकतंत्र आ जाता है, फिर सैनिक दल आ जाता है। ओके, सेना का शासन हो जाता है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, आधार में कट्टरपंथता है। तो ये सब है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर होने के कारण। ओके, आगे नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 4 कारण लिखिए। तो देख लेते हैं, तो ये आपके 4 कारण दिए चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण। पहला बाजार सुधार और उदारीकरण, दूसरा है निर्यात उन्मुखी, तीसरा है विदेश नीति, चौथा है बुनियादी ढांचे का विकास। तो ये आपसे क्रम से दिए चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद से दोस्तों मैंने आपको तीसरे अध्याय के भी पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए। ओके, मेहनत लगी है लेकिन हमने क्या है पूरा कंप्लीट कर लिया है। बस आपको देखो मैंने अपनी तरफ से मेहनत कर दी है, अब आपकी मेहनत की बारी है। सभी क्वेश्चन बताएं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, और ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में भी इन्हीं से क्या है आपके ऑब्जेक्ट बनेंगे, 2 नंबर के बनेंगे। ओके, तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से नहीं है तो आप इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण आपके ये सभी टॉपिक रहने वाले, तो सभी आपको तैयार करना है। और वैसे भी मैंने जितना आपका सॉर्ट आउट हो सकता है, छोटे छोटे आप कहते हैं आंसर सर बताइए, तो उतना मैंने आपको सॉर्ट आउट कर दिया है। ओके, किसी स्टूडेंट को लगता है थोड़ा और पढ़ना है तो फिर आप उस चीज को विस्तार से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वहां नहीं रहने वाली। ओके, आगे दोस्तों हमारा जो सेकंड फिर बुक आ जाती है। ओके, वहाँ की आपके 4 अध्याय और रह जाते हैं, तो उसका भी मैं आप तैयार कर रहा हूँ सॉल्यूशन, तो जल्दी वो भी आपको बता दूंगा। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।